हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है या फिर हमारा जो पेपर है जिसका नाम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम मॉलिक्यूलर पोलैरिटीज एंड वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या फार्मूला है, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के द्वारा यह भी देखेंगे कि अगर कुछ भी हमारे पास एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे उन क्वेश्चंस को। इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हर एक लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन करते रहिए। जब हम रेगुलर बेसिस पर आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग अपने नोट्स को खुद से बनाइए, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करिए, किसी भी लेक्चर को मिस मत करिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे से मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं और बाद में वो लेक्चर्स छोड़ चुके रहेंगे तो आपको बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, तो उससे अच्छा आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते रहिएगा सभी चीज़ों को। तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और हमने इस यूनिट के अंतर्गत लगभग सभी लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हमने फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट को भी बनाया है तो आप लोग उसका भी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। वैसे तो अगर बात किया जाए तो हमें केवल निकालना सीखना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी दूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, इसे परसेंटेज को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है यह हम डाइपोल मोमेंट्स की सहायता से निकालते हैं। ओके, और डाइपोल मोमेंट्स हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल लेवल पर कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ऐसा सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऐसा सिचुएशन में हम कैसे निकालते हैं डाइपोल मोमेंट। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया। उसके बाद हमने यह भी पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हमने यह जाना कि मॉलिक्यूल की पोलैरिटी कैसे पता करते हैं डाइपोल मोमेंट्स की सहायता से। हम किसी भी ग्रुप में, जैसे कि हमने देखा था कि हैलोजन ग्रुप हमने लिया था तो उसमें हमने बात किया था कि उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कैसे बताता है, उसका ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। हमने यह भी देखा था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वह रफली आइडिया दे देता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर उसके बाद हमने यह भी देखा था कि जो हमारे पास सिस एंड ट्रांसफॉर्म होते हैं उनके बारे में भी डाइपोल मोमेंट रफली आइडिया देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए अगर बात किया जाए तो जो हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं यह भी डाइपोल मोमेंट का ही एक एप्लीकेशन है, ऐसा भी कहा जा सकता है। या फिर हम कहेंगे कि हम डाइपोल मोमेंट्स की सहायता से जब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने वाले हैं तो यह भी एक उसी का ही एप्लीकेशन है। ओके, अब इसमें अगर और भी चीज़ों पर हम बात करते हैं तो ऐसा समझो कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या है। इसका मतलब यह हुआ, जैसे हमने देखा था कि जब कोई भी दो आयंस हैं, अपोजिट आयंस, जैसे कि हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड बना था, हमने पोलराइजेशन ऑफ आयंस के लेक्चर में देखा था, तो पोलराइज हो रहे थे। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से फजांस रूल के अकॉर्डिंग हमने बात किया था कि जो पोलराइजेशन की वजह से जो आयनिक बॉन्ड है वह अब कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर भी आ चुका है उसमें।
ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम डाइपोल मोमेंट में बात कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट में भी अगर बात किया जाए तो हमें कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए दो एटम्स दिख रहे थे, दो या दो से अधिक एटम्स दिख रहे थे। अब उनमें जब कोवैलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमने फजांस रूल के अकॉर्डिंग यह देखा था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी बॉन्ड ना तो पूरा 100% कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ना ही कोई भी बॉन्ड पूरा 100% आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, दोनों में ही हमारे पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, बस डिपेंड करता है कि किसका कैरेक्टर कितना ज्यादा है। तो हम यही बात पता करने वाले हैं कि अगर कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है और वह कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसमें कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ चुका है, कितना प्रतिशत उसमें आयनिक कैरेक्टर आ चुका है, आयनिक कैरेक्टर कितना आया है, यही बात हमें पता करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट्स की सहायता लेने वाले हैं। ओके, समझ में आई होगी बात? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी तो थम्स अप जरूर करिएगा, लाइक का बटन जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को बस एक छोटा सा फार्मूला पढ़ना है और उस फार्मूले के बेसिस पर ही हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट्स या मोमेंट की हेल्प से ठीक है, हेल्प से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, ये तो खैर ऐसे बस एक यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख दिया है। मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है इसके लिए फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे पास यहाँ पर पता होना चाहिए क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट अपॉन में थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है जिस फार्मूले की सहायता से ही हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस फार्मूले को पहले समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली है क्या, कैसे है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमें डाइपोल मोमेंट्स की सहायता लेनी पड़ रही है, और डाइपोल मोमेंट के लिए हमें पहले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता होना चाहिए और उसका हमें थ्योरेटिकल वैल्यू भी पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, और इन्हीं का ही हम डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, समझो इस बात को। एक कोई भी दो एटम्स एक कोवैलेंट बॉन्ड्स की सहायता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उनका डाइपोल मोमेंट हम अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बात कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता किया जा सकता है कि उसका डाइपोल मोमेंट एक्चुअली कितना है, ठीक है। और अगर हम उसका थ्योरेटिकल वैल्यू पता करना चाहते हैं तो डाइपोल मोमेंट में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट का हमने फार्मूला पढ़ा है कि म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, तो हमें क्यू और डी के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि कितना मैग्नीट्यूड में चार्ज है और उन दोनों चार्जेस के बीच कितना डिस्टेंस है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आमतौर पर तो ये चीजें नहीं दी जाती हैं, आपको केवल डी ही दिया जाता है और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि डाइपोल परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उसका कितना होगा। ठीक है, अभी आपको मैं न्यूमेरिकल्स
दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ओवरऑल बात यह है कि हम जब कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड, तो उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करने थोड़ी बैठेंगे, ठीक है। हम तो न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पहले से ही दिया रहेगा। हमें केवल ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू ही पता करना पड़ेगा, और वो थ्योरेटिकल वैल्यू हम कैलकुलेशन के द्वारा निकालेंगे। ओके, तो अब ये कैसे होंगी सारी चीजें आपको चलिए कि करते हुए मैं बताता हूं। आप इसे थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है म्यू एक्सपेरिमेंट अपॉन में म्यू थ्योरी, ठीक है, थ्योरेटिकल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100, ठीक। तो आप ऐसे भी इस फार्मूले को बदल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम अगर इसके बारे में बात करते हैं, आप लोग बॉक्स वगैरह बना लीजिएगा अगर ये ना होगा तो। अब चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, और दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। हमने आपको पहले से भी बताया है कि 1 dy इज इक्वल टू होता है 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यह पहला आपको बात ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू होता है 4.8 × 10⁻10 ESU होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे ही न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे तो आपको काम आने लग जाएगा। और मैंने इन दोनों फार्मूलाज को पहले भी बताया है, लेकिन वहां पर मैंने कहा था कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो चल रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारी चीज़ें सही हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझते हैं। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स पर अगर बातें किया जाए तो ओके, चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, ठीक है, आइए। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है कि HCl का, ठीक है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बताना है, ठीक है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बताना है। बताइए या ज्ञात करिए यदि, अरे कहाँ चला गया, यदि हमारे पास क्या क्या दिया गया है, यदि HCl का एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, यहाँ पर तो डाइट लिख दिया गया है, डाइपोल मोमेंट दिया गया है। कितना दिया गया है, यह बताया गया है 1.03, ठीक है, 1.03 डिबाई हमारे पास दे दिया गया है। और एंड साथ ही साथ यहाँ पर दिया जा रहा है कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, किसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हमारे पास दिया गया है HCl का बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ दिया गया है एंड बॉन्ड लेंथ जो है वह 1.27 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो अब आपको बताना है, क्या बताना है कि हम इसका HCl का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमें बात करनी है। ओके, तो अब यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि पहले क्या दिया गया है, यह बात आपको समझना है। तो HCl का हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर निकालना है तो आपको ध्यान रखना है कि HCl का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास दे दिया गया है, यानी कि उसका जो डाइपोल मोमेंट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो दे दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि चार्ज बहुत रेयर चांस होता है कि बताता है, आमतौर पर आपको लेंथ दिया जाता है, बॉन्ड लेंथ दिया जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.27 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, और ऐसे ही सिचुएशन में देगा, या तो पिकोमीटर देगा या तो सेंटीमीटर तो देगा ही नहीं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में देगा, मीटर में देगा, मिलीमीटर में देगा। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास लेंथ बदलता है, ठीक है, नैनोमीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, समथिंग हो सकता है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहता है। और यही नॉर्मल
नॉर्मली अगर देखा जाए तो फार्मूला बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल्स लगाना भी बहुत ही आसान है, लेकिन ये कन्वर्जन अगर आप कर ले जाते हैं तभी आपका वैल्यू आ सकता है, कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे तो नहीं आएगा, इसीलिए आपको ऐसे सिचुएशन में फंसाता है, नहीं तो क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसके सोल्यूशन को हम शुरुआत करते हैं और आपको समझना है, आपको यह याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग पहले लिख लीजिए कि गिवन दैट, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या फिर आप ऐसे लिखिए डायरेक्ट ना, म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास दे दिया गया है कितना, 1.03 डिवाइड दिया गया है, ठीक है, डिवाइड दिया गया है। तो इट मीन्स दैट, और हाँ अच्छा ये मैंने बता दिया है, ठीक है, एंड बॉन्ड लेंथ यानी कि डी का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1.27 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। अब आपको यह याद होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो हमें तो फिलहाल पता है 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यही तो होता है, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। और फिलहाल तो हम तो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, तो हमें याद हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल पता है, हमें थ्योरेटिकल पता करना है। सो नाउ अगर हमें थ्योरेटिकल पता करना है यानी कि म्यू थियरी, ठीक है, इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है Q इंटू डी, एंड Q इंटू डी के लिए अगर हम बात करते हैं तो Q का वैल्यू हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रख सकते हैं, बट हमें ESU में चाहिए, ठीक है, तभी तो हम डिवाई में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हम ESU का वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है, एंड डी का वैल्यू रखेंगे तो 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो नॉर्मली अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक मिनट रुकिएगा, मल्टीप्लाई मैं करता हूं कि एक्चुअली कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास है 4.8 एंड 1.27, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल रहा है 4.8 इंटू 1.27, ये हमारे पास वैल्यू मिल रहा है 6.09, ठीक है, ये हमारे पास मिल रहा है, एंड इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -18 ESU सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास हाथ में मोबाइल है और मैं समय बचाने के लिए कोशिश किया हूँ, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो मैंने यहाँ कैलकुलेटर की सहायता से कर दिया, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेंगे, तो आप लोग खुद से ही मल्टीप्लाई किया करिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने यह बात देखा है कि चूंकि यह भी डिवाई में है तो इसको भी डिवाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और हमने देखा है कि 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर बराबर 1 डिवाई, तो 1 इंटू 10⁻⁻18 इसे छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान दो, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर यानी कि 1 डिवाई हमारे पास मिल रहा है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 6.09 डिवाई हमारे पास यहाँ से मिला, और यह हमारे पास क्या मिला है, यह म्यू ऑब्जर्व्ड भी कहा जाता है, म्यू थियरी भी कहा जाता है, तो आप लोग जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास म्यू थियरी मिल चुका है, म्यू एक्सपेरिमेंट मिल चुका है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो चलिए मैं यहीं पर ही बता देता हूँ, वैसे तो मैं सोच रहा था अगले पेज पर लेकर चलने के लिए। तो अगर हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता करना है, ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर पता करना है तो इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है फार्मूला, हमारे पास म्यू एक्सपेरिमेंट, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है 1.03 अपॉन में म्यू थियरी यानी कि 6.09 हो जाएगा, इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आप लोग डिवाइड करिए और फिर वैल्यू मुझे बताइए। लाइव रहता तो मैं आप सभी से खुद ही पूछता, लेकिन फिलहाल मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ रहा है, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल रहा है 0.169 इंटू 100,
ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा 6.9 हमारे 16.9 हमारे पास मिलेगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर। एंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर होता है, चूंकि यह परसेंटेज वैल्यू है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रहा है 16.9 मिला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेशंस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको कहाँ फंसाता है वो बात मैंने आपको पहले ही समझाया, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्यू का वैल्यू तो आप यह फिक्स है, यही लेंगे, ठीक है। लेकिन यह जो हमारे पास एंगस्ट्रॉम देगा, पिकोमीटर देगा, नैनोमीटर देगा, मिलीमीटर देगा, सेंटीमीटर तो देता ही नहीं है, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप कहाँ उलझते हैं, आप यहाँ पर उलझते हैं कि ESU सेंटीमीटर से डिवाई में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये बातें बताने के लिए ही मैंने यह फार्मूला लिखा है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो न्यूमेरिकल्स और भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट आप लोग पहले इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा करते हैं कि रहने देते हैं, अब अगला परसेंटेज, ठीक है। ऐसा करते हैं कि अब हम न्यूमेरिकल्स नहीं बताते हैं, ठीक है। कोई मतलब न्यूमेरिकल्स पूछता नहीं है, ये टॉपिक एक्चुअली एग्जाम में आपके पूछता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं पूछता, क्योंकि छोटा है और इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है, तो वहाँ से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि आपको जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर केमिस्ट्री से आगे चलते हुए IT जैम वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट वहाँ पर भी नहीं पढ़ाते लोग, बहुत ही कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो डाइपोल मोमेंट के बारे में बताते हैं। डायरेक्ट आपको बताते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट इतना ही होगा। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे जब शुरू में जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा फंडामेंटल लेवल पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आपको डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने की बात आएगी तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में भी वहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन टीचर्स पढ़ाते नहीं है क्योंकि वो मान कर चलते हैं कि आपको इतनी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। ऐसे ही एक दो न्यूमेरिकल्स और भी देख सकते हैं आप लोग, अपने बुक में देखिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर नहीं लगेगा तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करते हुए बताइएगा कि हाँ सर कुछ न्यूमेरिकल्स और करा दीजिए, ठीक है, तो मैं करा दूंगा। अभी फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है। आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन कहीं लिख लीजिए जिससे आपके आंखों के सामने यह बना रहे, ठीक है। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अब ये यूनिट हमारे ख्याल से कि अब बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है और हम अब अपने अगले लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे, और उसे मिलने के बाद हम पढ़ेंगे। आई थिंक अगला लेक्चर हमारे पास होगा लैटिस एनर्जी एंड बॉर्नहाइमर साइकिल। उसके बाद हम अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो आगे की कहानी को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारा संघर्ष सफल हो सके। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिए। साथ ही साथ लेक्चर्स को रोज़ हर दिन देखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से स्ट्रांग होती रहे। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।